हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कि किस किस फैक्टर पर वो निर्भर करता है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। देखिए, रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको रजिस्ट करता है ना, अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है। तो अब वो रेजिस्टेंस भी तो किसी न किसी पर डिपेंड करता हो, है ना। तो जिस जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उन उन फैक्टर के बारे में हम अभी डीपली ब्रीफली स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो आपका ये टॉपिक्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ ऑफ द वायर, यानी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मान लो लेंथ को डबल करते हैं तो इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। लेंथ को अगर मतलब हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। यानी ये हो गया कि रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अब दूसरा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यानी जो हम लोग का वायर होता है तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, वो कितना क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, वो कितना मोटा है या कितना पतला है ना। अगर मान लो मोटा वायर है ना, पतला वायर है, थिक वायर एंड थिन वायर होता है, तो रेजिस्टेंस उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम बढ़ा देते हैं, है ना, इंक्रीज कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से मतलब ये हो गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा घट जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ने और घटने का जब इस तरह से आता है कि एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से इनवर्सल रिलेशन होता है उन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टर के लेंथ पे। जैसा हमने बताया था कि लेंथ अगर मान लो डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर का डबल हो जाएगा, हाफ करोगे तो हाफ हो जाएगा। यानी इस तरह से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा। वही हमने लिखा कि रेजिस्टेंस आर ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल। लेंथ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मान लो ये वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला जो होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी सीए, शॉर्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया को सीए। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। मान लो ये वायर ले लिए तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका कम है, तो इसमें क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस इसमें कम होगा। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया सीए जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है कि नहीं। तो यही चीज इसे बता रहा है, इसीलिए इसमें क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर और वायर। यहाँ पे कह रहे हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। अब डिपेंड करता है कंडक्टर जो हम ले रहे हैं उस कंडक्टर का मटेरियल जो है वो कैसा है, किस मटेरियल का वो कंडक्टर है। जैसे अब मान लो कॉपर है, क्रोमियम है, नाइक्रोम है ना, मैग्नीन है, मतलब अलग अलग लेते हैं, एल्युमिनियम है, तो उस डिपेंड करेगा, सबका एक जैसा तो रेजिस्टेंस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस सभी का मटेरियल अलग अलग हो जा रहा है। अगर अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग उस पर होगा। जैसे हमने बोला था कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड। उस मटेरियल के डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर कौन से मटेरियल से बना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज मच लेस देन दैट ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मान लो एक ही लेंथ, सेम लेंथ और सेम एरिया वाले क्रॉस सेक्शन एरिया वाला अगर कॉपर का और नाइक्रोम का वायर लिया जाए, सेम लेंथ का लिया जाए, मान लो ये है कॉपर का वायर
और ये है नाइक्रोम का वायर। दोनों का सेम एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है। जब दोनों का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, फिर भी इन दोनों में रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ये दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफर कर जाएगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग अलग है, एक है कॉपर का, एक है नाइक्रोम का, इसीलिए इसमें अलग अलग होगा। फोर्थ पॉइंट हम लोगों का है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। मतलब वी कैन से दैट the resistance is directly proportional to the temperature of the conductor। मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करते तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसीलिए ओम्स लॉ में टेम्परेचर को या अदर जो आपका जो इफेक्ट है उस पर हम लोगों को क्या किया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है ना, ये सब को क्या किया जाता है, उसमें कांस्टेंट रखा जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कि टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से रेजिस्टेंस क्या करता है, वैरी करने लगता है। इसलिए उस फॉर्मूले में ओम्स लॉ ने टेम्परेचर को क्या किया है, कांस्टेंट रखा है। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना हो। यहाँ पे बोला हमने कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल, जितने भी प्योर मेटल होते हैं उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जितने भी प्योर मेटल होते हैं, ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आपको 10th क्लास से केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो उसमें मेटल जितने भी होते हैं, मेटल के जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ठीक है, और डिक्रीज कर जाता है जब टेम्परेचर क्या कहता है, घटाया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बट द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय, अलॉय जो होता है, दो मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिला दीजिए, दो नॉन मेटल को मिला के बनाइए, या मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल मिला के जो बनता है उसको अलॉय बोलते हैं। ये भी पढ़िएगा आप उसी में, मेटल नॉन मेटल एक्सरसाइज में। तो अलॉय जो होता है, जैसे मैग्नीन मान लीजिए, कॉन्स्टेंटाइन मान लीजिए, नाइक्रोम मान लीजिए, ये ऑलमोस्ट क्या करता है, इस पर अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए जो फर्स्ट और सेकेंड हम लोग का इक्वेशन बना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कहता है कंबाइंड जब करते हैं तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और सेकेंड में है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो हमारा क्या हो गया, R प्रोपोर्शनलिटी का साइन है L बाय A, क्योंकि L में A 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, L में 1 से मल्टीप्लाई तो L ही होगा, नीचे में आपका डिनोमिनेटर क्या है, A है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है और उसके प्लेस पे इक्वालिटी का साइन आता है तो हमको कोई कांस्टेंट लेना होता है। तो इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग रो। क्या पढ़ते हैं, रो। रो दिस इज द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से जाना जाता है। जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है कि द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये भी क्या करता है कि मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर कौन से मटेरियल को बना उस पर डिपेंड करता है, बट ये इट डज नॉट डिपेंड इट्स लेंथ और थिकनेस। ये लंबाई पर मटेरियल या कंडक्टर कितना लंबा है या कितना मोटा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर है, उसके लंबाई और मोटाई पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। अब क्या करेंगे कि लेट अस टेक अ कंडक्टर हैविंग एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से फॉर्मूला क्या हम लोग का बन गया कि R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। तो यहाँ पे लेट अस टेक अ कंडक्टर हैविंग एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ हो गया 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई होगा, R इंटू ए होगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई होगा तो R इंटू ए हो गया और L क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया कि R इंटू ए बाय L। अब हम यहाँ से बोल रहे हैं कि A तो 1 मीटर स्क्वायर है और L 1 मीटर है, तो यहाँ रो एज इट इज हो जाएगा और R
एज इट इज, और ए और एल के प्लेस पर 1 और 1 हो गया, तो 1 1 कैंसिल, समझो, तो रो इज इक्वल टू आर हो गया। यानी रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करने लगा जब उस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर हो और उस कंडक्टर का लेंथ कितना हो 1 मीटर हो। उस समय अगर वैसा किसी भी कंडक्टर का होगा केस, तो रेजिस्टिविटी ही उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस के इक्वल रेजिस्टिविटी होगा। अब यहाँ पे आता है एसआई यूनिट की बात। एसआई यूनिट जो है उसमें, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। एसआई यूनिट जो होता है रेजिस्टिविटी का, यहाँ से फॉर्मूला हुआ रो इनटू इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो रो यानी सॉरी रो का तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, तो आर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ भी मीटर होता है। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। देखो इस सबको सिंबल रख दिए, ओम को ओमेगा से सिंबल किया जाता है, मीटर एम से हो गया, तो कैंसिल होने के बाद ओम मीटर क्या आ गया हम लोग का ऐसा यूनिट, ओम मीटर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बार बार देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, जब 1 से 2 बार 3 बार देखोगे तो निश्चित है कि समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।